दिल के कहीं किसी कोने में कुछ दरकता सा महसूस हुआ, जिसे हिमांशु ने सुनकर अनसुना कर दिया। रिया का मन जोर जोर से रोने को कर रहा था, पर उसे यह भी तो जताना था कि वह कल की अबला नारी नहीं बल्कि आज की सशक्त महिला है। कितनी आसानी से हिमांशु ने कह दिया, तुम भी ना रिया, क्या फालतू की बात पर मुझसे बहस कर रही हो? क्या जरूरत है तुम्हारे पुराने घर की मरम्मत की? तुम्हें कौन सा वहाँ रहना है? और आखिरकार तुम्हारे माता पिता को भी कभी न कभी तो अपने बेटे के पास शहर जाना ही पड़ेगा ना। अब तुम्हारा भाई तो वापस गांव आने से रहा। पर हिमांशु, रोहन की पढ़ाई पूरी करने में अभी वक्त है ना। और फिर आजकल नौकरी कहाँ आसानी से मिलती है, तुम तो सब कुछ जानते ही हो। तो वो उनकी प्रॉब्लम है ना, तुम मेरा सर क्यों खा रही हो? हिमांशु ने गुस्से से कहा। रिया ने अंत में बड़ी लाचारी से कहा, प्लीज हिमांशु, बारिश के कारण दीवारें बहुत कमजोर हो गई है। भगवान न करे माँ पापा घर के अंदर रहते हुए अगर कुछ अनहोनी हो गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और फिर शादी के वक्त तुमने भी तो कहा था ना कि पापा, भले ही आपका रोहन बेटा अभी बहुत छोटा है, पर आपका हिमांशु बेटा तो बड़ा है ना। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा। पापा तुम्हारी बातों से कितने संतुष्ट थे, और फिर आज उन लोगों की ऐसी बातें कर रहे हो। हिमांशु कुछ देर तक शांत रहा और फिर अचानक से बोल पड़ा, जाओ माँ जी से जाकर बात कर लो। माँ जी से जाकर तुम परमिशन लेकर आओ। परमिशन मतलब ना है। मेरा इतना समझाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इस बार मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं डट कर माँ जी का सामना करूंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ माँ जी के पास, कहती हुई रिया कमरे से बाहर निकल गई। माँ जी लिविंग रूम में बैठकर गुरुदेव के प्रवचन सुन रही थी। न जाने ये सब क्यों सुनते रहती है, अपनी जिंदगी में एक बार भी तो उतारती नहीं है इन सबको। बुदबुदाते हुए रिया माँ जी के सामने आ खड़ी हुई। अरे क्या बात है रिया, टीवी के सामने क्यों खड़ी हो गई? माँ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ ठीक है, कहो क्या बात है? माँ जी, मुझे मेरे माँ पिताजी के घर की मरम्मत के लिए कुछ रुपए चाहिए थे। लगातार बारिश के कारण दीवार कमजोर हो गई है और कभी भी गिर सकती है। रिया एक सांस में सब बोलती चली गई। देखते ही देखते घर के बाकी लोग भी लिविंग रूम में आकर जमा हो गए। हे भगवान, एक जमाना था जब लड़की के माँ पिताजी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे, और आज के माँ बाप को देखो, बेटी से पैसा मंगवा रहे हैं आलीशान घर बनवाने के लिए। रिया हिमांशु की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखी कि शायद हिमांशु अच्छे से माँ जी को समझा पाए, मगर उसने तो मुंह ही फेर लिया। अब रिया भी समझ चुकी थी कि उसे खुद ही अपना स्टैंड लेना होगा, मगर फिर भी उसने हिम्मत दिखाते हुए आगे कहा, आलीशान घर नहीं, केवल मरम्मत के लिए बोल रही हूँ। बहू, माना तुम्हारे माँ पिताजी ने दहेज में ज्यादा कुछ दिया नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हें सही संस्कार तो दे ही सकते थे। रिया की आंखें डबडबा गई। शादी के 12 साल बाद भी दहेज और संस्कार का ताना मिलता ही रहता है। रिया की अंतरात्मा शब्दों के बानों से बुरी तरीके से छलनी हो चुकी थी, मगर मानो आज उसने पीछे न हटने की कसम खा रखी है। रिया ने हिम्मत दिखाते हुए फिर कहा, माँ जी, अगर गलती से बहू के मायके का कोई रिश्तेदार गरीब निकल जाए तो पूरे परिवार के लिए हंसी का पात्र क्यों बन जाती है वो बहू? भाई की पढ़ाई के लिए पापा ने कैसे कैसे पैसों का इंतजाम किया है, हिमांशु से कुछ छिपा तो नहीं है, और आप भी तो सब जानती ही है ना। कल ही तो बड़े भैया को माँ जी नसीहत दे रही थी कि तुम अपनी पत्नी का हिस्सा अपने ससुराल वालों से मांगना, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि उनको अपनी बेटी से क्या उम्मीद है? जब मायके की जमीन जायदाद में लड़कियों का भी हिस्सेदारी है, तो फिर मायके की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों में हिस्सेदारी क्यों नहीं? रिया अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। वर्षों से जमा कितना कुछ उसने सब कुछ उड़ेल कर रख दिया। जेठानियां आश्चर्य से उसे देखे जा रही थी। शायद सोच रही थी कि सच सभी को पसंद है, बस शर्त है वह सच खुद का ना हो। घर में सन्नाटा पसर गया था, इतना गहरा सन्नाटा कि सांसें भी सुनाई पड़ जाए। लेकिन इस सन्नाटे में अगर कुछ जोर से सुनाई दे रहा था तो वो था अपने मन में उठने वाले वो सवाल जिनका जवाब कभी नहीं मिला और शायद कभी मिले भी ना, क्योंकि सच सभी को पसंद है, बस शर्त है वह सच खुद का ना हो।